हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही मन से लगे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो है डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से 15 जुलाई के करंट अफेयर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर जुलाई से 1 से 15 जुलाई में कोई भी करंट अफेयर बनता है, ठीक है, तो वो इस 10 प्रश्न में से ही आने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें 10 प्रश्न ऐसे हैं जो करंट अफेयर के हैं। ठीक है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के। ओके, और ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ है जीनियस सीरीज। ठीक है, इसमें आपको करंट अफेयर मिलता है प्लस जीके मिलता है। ठीक है, तो 1 अगस्त से हमारी डेली वीडियो आएगी करंट अफेयर की। ठीक है, 1 अगस्त से। बट उससे पहले कि हम जो पिछले के जो महीने हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है, आपको 10 करंट अफेयर के प्रश्न। ठीक है, उसके बाद 6 मिलेंगे आपको जीके के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन एज ए क्विज। ठीक है, क्विज, उसके उत्तर आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसके जो ये दोनों क्विज हैं, इसके उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं अपने इस करंट अफेयर की वीडियो को। और इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही प्यारे लाइन से। ठीक है, जो आपको एक मोटिवेट करेगा। ठीक है, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। ठीक है, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ कुछ बदलना है। मतलब देखिए, अगर आप कंफर्ट जोन में है ना अपनी लाइफ में, तो समझ लीजिए आप कि आप एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, कंफर्ट जोन में, क्योंकि लाइफ में अगर आपके कुछ चैलेंजेस नहीं है ना, तो वो लाइफ बहुत ही बोरिंग है। ठीक है, तो अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे चल रही है। ठीक है, आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, तभी तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर प्रॉब्लम लाइफ में आए तो घबराना नहीं है, उसको डट के सामना करना है, क्योंकि वो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो ये है, एयर इंडिया द्वारा कहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल, ठीक है, फ्लाइंग स्कूल, वो भी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी मुंबई या डी बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है मुंबई। मुंबई में भी कहाँ, अमरावती। ठीक है, कौन खोल रहा है ये खोल रहा है एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया के जो इस समय सीईओ, ठीक है, एयर इंडिया के जो इस समय सीईओ हैं वो कौन है, वो है कैंपबेल विल्सन। ठीक है, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर इसका एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है दिल्ली में। ठीक है, और ये जो एयर इंडिया है, इसको कौन ओन करता है, मतलब इसका ऑनर कौन है, टाटा ग्रुप। ठीक है, यानी कि हमारे प्यारे रतन टाटा जी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया गया है। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट, ये किन दो देशों के मध्य में हुआ है। एक तो अपना प्यारा भारत, और कौन सा है, ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया या डी मंगोलिया। तो सही उत्तर कौन सा है, सही उत्तर है मंगोलिया। ठीक है, ये मंगोलिया जो देश है, ये आपको यहाँ पे मान लीजिए चाइना है, यहाँ पे अपना प्यारा भारत है, ये चाइना है, यहाँ पे ये रूस है, इन दोनों के बीच में जंक्शन के रूप में है ये। ठीक है, बफर टाइप में यहाँ पे है मंगोलिया। ठीक है, तो ये जो इस बार हो रहा है 2024 में, ये कौन सा नंबर का है, ये है 16 नंबर का। ठीक है, ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे मैं बता दिया आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की है। ठीक है, सोचिए, दुनिया की पहली है ये सीएनजी बाइक। ठीक है, किसने लॉन्च की है, ऑप्शन है ए हीरो, बी बजाज, सी होंडा या डी टेस्ला।
तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है बजाज। ठीक है, सोचिए बहुत दिन बाद इस बजाज ने नया कुछ किया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान हेतु लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ठीक है, लोकपथ मोबाइल ऐप कौन सा राज्य सरकार किया है लॉन्च? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन में ए कोयला, बी हीरा, सी अभ्रक या डी ए और सी दोनों। तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है सी अभ्रक। ठीक है, बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। ठीक है ना, आपको मैंने बताया पहले भी कि हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 24 में बाल श्रम को निषेध बताया गया है। वो भी मतलब कितने उम्र से पहले तक? 14 वर्ष। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान रहे, पूछ सकता है कितने वर्ष तक है? 14 वर्ष। आर्टिकल नंबर कौन सा है? वो है 24। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, बागवानी में तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी केरल, सी सिक्किम या डी नागालैंड। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है डी नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के बारे में बता दें आप लोगों को, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जो भी है, उनको अपने भारत में स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो उसमें इन स्पेशल जो स्टेट है उनके जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 371। ठीक है, तो जो 371 ए है वो है किसके लिए? नागालैंड के लिए। ठीक है, और जो 371 बी है वो कौन से राज्य के लिए है? वो है असम के लिए। ठीक है, उसके बाद 371 सी किसके लिए है? वो है मणिपुर के लिए। ठीक है, और फिर 371 डी किसके लिए है? वो है मिजोरम के लिए। ठीक है, तो याद रहे ए बी सी डी। ए किसके लिए है? वो है नागालैंड के लिए, बी असम के लिए, सी मणिपुर के लिए और डी मिजोरम के लिए। ठीक है, 371 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर पहुंचेगी? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए ना, मतलब किस दशक में अपने चरम पे पहुंच जाएगी। ऑप्शन है ए 2040, बी 2050, सी 2060 या डी 2030। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी 2060। ठीक है, अभी हमारे देश में जनसंख्या इतनी तेज़ी से ग्रो हुआ है, सोचिए 1960 से। ठीक है, मतलब 1960 में जनसंख्या थी 450.55 मिलियन। ठीक है, और अब 2023 में कितना हो चुका है? 1.4.3 बिलियन। ठीक है, 2024 का भी डाटा आएगा तब पता चलेगा। 2023 तक इतना रिकॉर्ड है। ठीक है, यानी कि जस्ट सोचिए 63 सालों में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? वो हुआ है 217% लगभग। तो मतलब ये हाल है हमारे देश का। ठीक है, और इतने जो ग्रोथ हुआ है 63 सालों में, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो ग्रोथ हुआ है वो हुआ है, ये एग्जाम में आ सकता है कि हमारे देश में हाईएस्ट जो ग्रोथ हुआ है वो किस वर्ष में हुआ है? वो हुआ है 1974 में। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट
अभी तक, वो हुआ है 2022 में। ठीक है, तो ये मोटी मोटा है। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं मैं, मतलब सबसे कम ग्रोथ ये है, मतलब किस दशक में हुआ है निगेटिव ग्रोथ। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, वो हम लोगों के दशक में हुआ है। वो हुआ है, नहीं 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 सॉरी, निगेटिव जो ग्रोथ हुआ था वो हुआ था 1911 में और 1921 के मध्य में। ठीक है, इसी समय पहला हम लोग का वो हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध, तो वो वजह था। और महामारी फैल गई थी, तो 2-3 वजह था जिसकी वजह से इस समय में 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि हमारे देश में कम हुई थी, तो इसलिए उसको बोलते हैं निगेटिव ग्रोथ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? ठीक है, ऑप्शन है ए 25 जून, बी 30 जून, सी 12 जुलाई या डी 5 जुलाई। ठीक है, संविधान हत्या दिवस, तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है 25 जून। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, इमरजेंसी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, सभी उसमें आम जनता के सारे अधिकारों को मतलब किनारे किया गया था। ठीक है, और वो एकदम से सारे डिसीजन वो अपनी मर्जी से वो ले रही थी उस समय। ठीक है, तो इसीलिए उस दिन को अब से संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा 25 जून। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, 14 जुलाई 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है, शुरू हुआ है। ठीक है, इसके तहत किस शहर ने 11 लाख पौधे लगाए हैं? ठीक है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऑप्शन है ए भोपाल, बी नागपुर, सी गाजियाबाद या डी इंदौर। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है डी इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, अपने भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मतलब जंगल वन किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, वही यदि आप परसेंटेज की दृष्टि से देखेंगे तो वो कौन सा राज्य है? वो हमारे नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य परसेंटेज वाइज। ठीक है, और किस राज्य को, भारत के किस राज्य को वनों की भूमि, ठीक है, वनों की भूमि कहा जाता है? तो वो कौन सा है? JH, मतलब झारखंड को वनों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और, भारत में कौन सा यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन सा ऐसा है जिसमें एक भी नेशनल पार्क नहीं है? ठीक है, वो है पंजाब। ठीक है, पंजाब ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे एक भी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में, ठीक है, 0% वन क्षेत्र है? ठीक है, तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोरल द्वीप है ना, तो यहाँ पे वन नहीं है। ठीक है, 0% है लक्षद्वीप में। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में चर्चित सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ठीक है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कौन से राज्य में है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी असम। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये भी उत्तर प्रदेश के 3 जिले में है।
कौन कौन सा जिला है वो? जैसे मान लिया कोई भी नेशनल पार्क होता है, वो लंबे चौड़े में होता है, तो उसमें हो सकता है कि एक जिला यहाँ, एक जिला यहाँ, एक जिला यहाँ, ऐसे पड़ जाए। ठीक है, तो मान लीजिए ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तो ऐसे ही 3 जिले जो हैं वो इस नेशनल पार्क से टच में है, सुहेलवा वन जीव से। तो वो कौन कौन से हैं ये बता दे रहा हूँ मैं। पहला है बलरामपुर, ठीक है, दूसरा है गोंडा, तीसरा है श्रावस्ती। ठीक है, इन तीनों से बॉर्डर साझा होता है, ठीक है, सोलवा वन जीव अभयारण्य का। और इसी के साथ साथ उसका एक बॉर्डर नेपाल से भी टच होता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। इसी के साथ करंट अफेयर का आपका जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता था क्वेश्चन वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने जीके वाले सेक्शन पे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आगामी परीक्षा के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जिनमें यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है यजुर्वेद, ठीक है। इसी में यज्ञों के नियम है, विधि विधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस किस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? ठीक है, फोबोस और डिमोस जितने भी ग्रह हैं उनके कौन से उपग्रह हैं? उपग्रह मतलब वो होते हैं जो उस ग्रह के चक्कर लगाते हैं चारों ओर, ठीक है। तो फोबोस और डिमोस है किसके? वो है मंगल ग्रह के, ठीक है। और मंगल ग्रह पर ही, ठीक है, मतलब पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है एक, ठीक है, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, ठीक है। तो वो कौन सा पर्वत है? वो है निक्स ओलंपिया, OLYMPIA, निक्स ओलंपिया। ये जो सबसे ऊंचा पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, वो है मंगल ग्रह पे, ठीक है। तो ये रहा उसके बारे में। अब चलते हैं 3rd नंबर पे। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? ठीक है, मतलब कि सबसे पहले किसने बताया था कि भारत का एक आदमी मतलब कितना उसका आय हो रहा है, ठीक है, एक दिन में, ठीक है। तो कौन बताया था? ये बताए थे दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है। ये किस में बताए थे? ये बताए थे 1968 में, ठीक है। उस समय ये जो बताए थे उसमें बताए थे कि 1868 में लोगों की आय थी 20 रुपया एक दिन का, सोचो, ठीक है। तो ये है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 4th है, प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? बहुत ही फेमस युद्ध है, मतलब कुछ लोगों के लिए आसान होगा बट कुछ लोगों के लिए नहीं आसान होगा ये। तो ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, ठीक है, 23 जून 1757 में। और ये जो युद्ध हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आज के जो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है उस राज्य में हुआ था। वहाँ पे कौन सी नदी थी जहाँ पे ये युद्ध हुआ था? मतलब किस नदी के किनारे? तो वो है भागीरथी, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि प्लासी युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो हुआ था भागीरथी के किनारे, ठीक है। और इस युद्ध में कौन कौन थे आमने सामने? एक ओर से थे ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, और एक ओर से बंगाल के नवाब यानी कि ब्रिटिश साइड से थे रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। अरे ये जीत गए होते लेकिन इनके साथ छल हुए, इनके सेनापति ही इनसे जाकर के मिल गए थे, वरना ये जीत गए होते। बट जब ये जाकर के मिल गए
तो इसने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, और हराने का रिजल्ट क्या हुआ था कि पूरे बंगाल पे अंग्रेजों का शासन हो गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो उस समय भारत का शासक या फिर सम्राट कौन था। ठीक है, तो मुगल सम्राट यानी कि उस समय कौन था, आलमगीर सेकेंड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था, तो वो थे आलमगीर सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। ठीक है, तो ये बने थे कौन, ये बने थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इनका जो मतलब ये जो गवर्नर जनरल बने थे, इनका टाइम लाइन क्या था, टाइम लाइन था ये 1773 में बने थे और 1785 तक थे। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था। ठीक है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार वो मिला था 1921 में। ठीक है, कभी कभी कुछ एग्जामों में आता है कि कौन सा नियम है जो न्यूटन ने ये आइंस्टीन ने दिया था, तो वो है सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं E बराबर mc²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो क्वेश्चन जीके का ख़त्म हुआ। अब देखते हैं किसमें कितना दम है। ठीक है, ये हमारा लास्ट में बहुत प्यारा होता है ये। इसमें हम 2 क्वेश्चन देते हैं एज ए क्विज के रूप में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है क्विज में, भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति संभवतः कौन सी है। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी पहली मूर्ति है भारत में जिसको सबसे पहली बार पूजा गया था। ठीक है, वो ये इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और दूसरा क्विज क्या है, वो है बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। ठीक है, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, इन दोनों क्विज के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप कमेंट करेंगे जो भी, अगर अच्छा रिव्यू देंगे तो हमारा मतलब और हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाते हैं, और अगर कुछ ना पसंद आया हो तो भी बताएंगे तो उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अब तब तक के लिए बाय बाय, आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।